गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है लॉयंस क्लब। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंडामेंटल राइट्स। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसमें आज आपको मैं बताऊंगा आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग लिसनिंग मोड में और शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं? सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फंडामेंटल राइट्स आर सेट आउट इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 3 में दिया गया है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा ये आपका कि किस पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं। तो पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, एंड आर द बेसिक एंड नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये बेसिक और नेचुरल राइट्स है, नेचुरल लॉ है ना, नेचुरल लॉ। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिए गए हैं जो कि बहुत नेसेसरी और बहुत बेसिक होते हैं। तो इसमें क्या है कि सम ऑफ दीज राइट आर ऑल्सो गिविंग टू नॉन सिटीजन लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन सिटीजन को भी राइट्स, कुछ जो राइट्स हैं वो नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, इसी में इंक्लूडेड हैं। दीज राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। दिखा ना यहाँ पे, इसकी रक्षा कौन मतलब करता है, या इसका और वायलेशन होता है तो कहाँ जाएंगे? तो ये कोर्ट होता है इसके लिए। ठीक है ना, प्रोटेक्टेड थ्रू द कोर्ट के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होगा। एंड एनी लॉ द वायलेट्स द फंडामेंटल राइट कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। वॉइड मतलब होता है कि मतलब वो शून्य होगा, वो मतलब इन्फोर्स ही नहीं हो सकता है। ठीक है, सो फिर दिस ऑल्सो स्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यही चीज़ें जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है उसे इस्टेब्लिश करता है। और जुडिशियल रिव्यू का भी स्कोप है, मीन्स कि अगर कोई लॉ बनता है और वो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कराए या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी भी मतलब चीज़ों का वायलेशन करता है, तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करके बताएगा कि हाँ ये सही है या ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसी को जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। एंड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी द पोर्शन ऑफ एनी लॉ विच स्टैंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी struck down, and if such a portion is vital to the law and not is severable from the law, the entire law can be struck down। मीन्स कि अगर कोई लॉ है, अगर कोई एक्ट ही बन गया, उसमें के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सही हैं, कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, कुछ हैं, तो जो अगेंस्ट हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, जो नहीं है उनको रखा जाएगा। अगर पूरे पार्ट को ही, अगर पूरा पार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उनको हटा दिया जाएगा। तो ये आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रॉपर इन्फोर्सिबल होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। अगर ये कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बोल देंगे कि हाँ इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ये। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं आपके, ये देखिए। तो आपके जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स मेनली जो आपके डिवाइडेड हैं वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हैं। ठीक है, मेनली। और उसमें से जो आपके 12 और 13 हैं, इनमें राइट्स तो नहीं दिए गए, बट हाँ 12 में डेफिनेशन बताई गई कि स्टेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसमें चीज़ें जैसे बताई गई हैं, जिसमें आर्टिकल 12 इसमें अभी मेंशन नहीं है, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। बस आप ये याद रखो कि मैं आपको PDF दूंगा, उसमें मेंशन कर दूंगा। तो जो आपके आर्टिकल जो 12 हैं, ठीक है, ये स्टेट को बताते हैं। स्टेट डिफाइन है, मतलब कि किन कोई स्टेट के अंदर मतलब क्या क्या आते हैं, उन्हीं के वही अगर आपके राइट्स को मतलब वायलेशन करते हैं तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, मतलब उनके अगेंस्ट। तो स्टेट के बारे में बताया गया, सिर्फ स्टेट के ही अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तो देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 के अधीन राज्य में शामिल है। राज्य में क्या क्या शामिल है? तो इंडियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर विधानमंडल है, नगर पालिकाएँ हैं, जिला मंडल है, पंचायत है, जीवन बीमा निगम, तेल, प्राकृतिक गैस आयोग और वित्त आयोग। इसकी मैं लिस्ट आपको प्रॉपर दे दूंगा, बट ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। हाँ, एक आध जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं मेंशन कर दूंगा अपने PDF में। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि BCCI स्टेट है या नहीं है, तो BCCI स्टेट नहीं है। ओके, फिर आर्टिकल 13 में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले चीज़ें की गई हैं। ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं बना था उसके पहले जो आपका ये आर्टिकल
13 है, ये बताता है कि मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर आपका कोई लॉ एक्ट बना था तो वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। वो एप्लीकेबल होगा। उसमें 3-4 डॉक्ट्रिन का डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसमें यही चीज़ है कि अगर कोई प्रोविजंस हैं वो सिर्फ अगेंस्ट होंगे, बाकी सब ठीक है, तो उन प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा और उनको लागू कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जो हो सकता है उस समय ना ठीक हो, लेकिन बाद में अगर उनके जो कुछ प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाएं तो उनको उनको कुछ दिनों के लिए, मतलब उस समय के लिए वो लागू नहीं होते, लेकिन बाद में वो लागू हो सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा था। बट आपकी मेनली जो आपके राइट्स जो डिफाइन है, जो आपके राइट्स बताए गए हैं वो 14 से बताए गए हैं, ठीक है। 14 से 32 तक है आपके जो मेनली राइट्स। उसमें देखिए फर्स्ट जो कैटेगरी डिवाइड है ये है राइट टू इक्वालिटी, ओके। जैसा आप ये देख रहे हैं 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में इसको 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है, ओके। तो देखिए क्या है राइट टू इक्वालिटी में, इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ओके। तो कानून के जैसे ये है आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, यहाँ पे ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि कानून के समकक्ष सब बराबर है, मतलब कानून के समान सब बराबर है और उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 15, ये है आपका 15 आर्टिकल 15। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, इसी पे बेस्ड थी, ओके। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको मौलिक राइट्स से सब बराबर हैं। यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी बर्थ ऑफ प्लेस के लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको बराबर मौका मिलेगा। अब आप लोग आरक्षण को बीच में लेके आएंगे, बट इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आरक्षण को भी बताया गया है। जैसे आपका यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये है आपका आर्टिकल 16 में। अब आप पूछेंगे कि हाँ जो उसमें आरक्षण में तो नहीं आरक्षण दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये चीज़ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप जो जनरल है और जो नीचे कास्ट का है उनका और वो बराबर तो है नहीं, तो आरक्षण देके उनको बराबर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यही लिखा हुआ ना इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी कि जो ऐसा तबका है, गरीब तबका है या फिर वो है उसके पास ज़्यादा साधन नहीं है, वो ऊपर उठने, उसका समाज उसको हमेशा दबाते रहा है, तो आरक्षण देके उनको, जनरल वालों को और उनको बराबर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं, अब ये डिबेट का ही ये टॉपिक है, तो मैं बस आपको एक नॉलेज वाली बात बता देता हूँ कि अगर आप ये बोलोगे कि हाँ का क्यों आरक्षण दिया जाता है, तो इसलिए ही है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है कि सोशल इक्वालिटी, बैनिंग अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये आपके हैं कि जो ये आपका आर्टिकल 70 है, ये है ना कि अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसके अंत होना चाहिए, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, ओके। तो ये आपका है 14, ये आपका है 15, ये आपका है 16। जो 14 है कि लॉ के समकक्ष सब बराबर है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द 15। आर्टिकल 15 आपको मूवी से ही याद आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सबको, ठीक है, ओके। फिर सी है 16 है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, अवसर की समता जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 अस्पृश्यता का अंत, मीन्स अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत से रिलेटेड। और फिर ये आपका जो आर्टिकल 18 है, ये आपका आर्टिकल 18 है, ठीक है। ये इसमें क्या है, उपाधियाँ जिसको बोलते हैं ना, उपाधियाँ, उनका मतलब अंत कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स, जो रॉयल टाइटल्स मिलते हैं उसका एंड कर देगा, कोई भी अपने नाम पे आकर रॉयल टाइटल नहीं लगाएगा, ठीक है। जिससे डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें आएंगी ना कि यार ये रॉयल है, और इसको भी ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके सारे देखिए इक्वालिटी से रिलेटेड हैं ये सारे, ठीक है। तो 14 to 18 आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में 6 कोर हैं, 6 कोर फ्रीडम दिए गए हैं, जिसमें से ये आपका ये 19 है, ठीक है। ये आपका जो 6 कोर फ्रीडम है जो ए है, ओके। तो ये जो ए है ये 19 है, ठीक है, आर्टिकल 19। अब आर्टिकल जो ये 19 है ये लेके ये आपका है 19 से 22 तक आपका है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, ओके।
तो आपको क्या है कि लिखा 6 कोर ऑफ फ्रीडम। तो फर्स्ट जो 19A है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें भी बहुत ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, वो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बस इतना रखो कि राइट टू फ्रीडम में 6 कोर फ्रीडम, 6 फ्रीडम दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ कितने फ्रीडम दिए गए हैं और फिर कौन कौन से फ्रीडम दिए गए हैं उसमें कुछ मेंशन कर देगा, तो आपको ये सारे याद रहेंगे। हो सकता है कुछ एक अलग दे दिया हो, बोलेगा इसमें से सब कोई एक अलग जो राइट टू फ्रीडम नहीं जिसका दिया गया है, तो आप उसे कर सकते हैं अगर आपने ये 19 पूरा पढ़ा होगा तो 6 कोर फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्री असेंबली, जो सम्मेलन होता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, फॉर फ्री असेंबली है। फिर नेक्स्ट सी है आपका एसोसिएशन। ओके, तो समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं एसोसिएशन होता है ना, मतलब कोई आप संघ समुदाय बना रहे हो, यूनियन बनाते हैं लोग, मजदूर यूनियन, ये यूनियन, बट ये है कि वो अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, कोई भी काम होगा इसमें अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मूवमेंट, ठीक है, आप मूवमेंट घूमने जा सकते हो कहीं भी इधर से उधर। फिर सेटलमेंट, कहीं बस सकते हो, उसमें प्रोविजन है जम्मू कश्मीर का जो इशू था अभी तो ठीक है सॉल्व हुआ है, बट फिर भी अभी कोई ऐसा लॉ नहीं आया कि नहीं वहाँ सेटल कैसे हो सकते हैं। तो बाकी अदर जगह आप सेटलमेंट कहीं भी जाके बस सकते हैं, इंडिया में कहीं भी आप जम्मू एंड कश्मीर का अगर इशू अभी छोड़ दें क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है, तो कहीं भी जाके आप ज़मीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये आपका जी में है। ओके, कि आप जो है कारोबार की स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप कारोबार की स्वतंत्रता एंड फिर इसे तो 44 से अमेंड कर दिया जाएगा। जो एफ था इसको संपत्ति का अधिकार बोला जाता है, हेड एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया 44 अमेंडमेंट से कैंसिल कर दिया गया, 300 में इसको रखा गया, 300 में। ओके, तो इसे तो आपके यही हैं 6 कोर हैं जिसमें आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपका असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, सेटलमेंट है, फैशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस है, बस इतना ही है। ओके, फिर आपका आता है 19B। ओके, ये है आपका 19B। सो 19B में क्या है, फ्रीडम अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीओपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है कि अपराध के लिए दो सिद्धि के मतलब इसमें संबंध में वो दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। ओके, एक्सपेक्ट मतलब डबल जीओपार्डी है, डबल जीओपार्डी में जैसे ये है कि आपको एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ओके, और ये सॉरी, ये आपका जो ये आपके जो राइट्स हैं ये आपके 19A में ही ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद ये आपका आता है, ये 20B है, सॉरी 20 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये है आपका 20। ओके, बिकॉज इसमें मेंशन नहीं है इसलिए थोड़ी सी। तो इसमें क्या है, फ्रीडम अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीओपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें आपका 20 में ये कहा गया है कि अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसमें डबल जीओपार्डी का मतलब ये होता है कि डबल जीओपार्डी पूछ देगा क्वेश्चन में, डबल जीओपार्डी क्या होता है। डबल जीओपार्डी ये होता है कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ही अगर उसके मतलब आपको सज़ा मिल चुकी है और फिर उसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो आपने जिसकी सज़ा आप काट चुके हैं, दोबारा आप नहीं काट सकते, ठीक है। और जिसमें जो 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं, मतलब ये एक तरह से जो आपका अगर अपराध से आप दोष सिद्ध हो गए हैं, अपराधी बन गए हैं, तो आपकी क्या है आपके मतलब जो अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं, ये इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बस यही है कि क्राइम कोई भी अगर क्राइम बना नहीं है अभी तक और आपने मतलब वो क्राइम की डेफिनेशन में नहीं है, उसको अपराध नहीं माना जाता, आपने कर दिया और जब वो अपराध बने तो आपको उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये अगेंस्ट है, ठीक है। तो कि मतलब आपने किया है प्रीवियस में कोई काम और उस समय वो लॉ नहीं था, वो अपराध नहीं था, बाद में सिर्फ उसी के लिए आपको सज़ा मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर आपका ये आता है, फिर आपका ये आता है 21, ये सबसे बड़ा है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको जो आपकी जो फ्रीडम्स हैं, इसको मैं हिंदी में भी अवेलेबल करा दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा मैं, आप हिंदी में भी देख लेना, हिंदी में आर्टिकल वाइज रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, तो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीवन की सुरक्षा की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं। ओके, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार है। फिर उसके बाद ये आपका है फ्रीडम अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सेलेक्टेड केस, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 20 हो गया, 20
2 हो गया ये आपका। वैसे आपका जो ये 20 है, इसमें एक 20 में 21 में एक 21A भी ऐड किया गया था 1986 में। इसमें बोला गया था कि 6 से 12 साल के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं ये उन्हीं लोग के लिए बने हुए हैं। इसी 86 में संविधान जो 86 संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 86 में संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो 21A जोड़ा गया था। और ये किसके लिए था, ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जिसको आप बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 86वें, 86वें और 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि इसे कब जोड़ा गया था। जब हिंदी जो आपको मैं इंग्लिश के साथ जो मैं आपको हिंदी PDF दूंगा उसमें ये सब मेंशन रहेगा, तो आप डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। और जो है आपका मैं आर्टिकल 22 बता रहा था, जो आर्टिकल आपका ये जो आपके आर्टिकल 22 थे, लिखा है ना, फ्रीडम अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सेलेक्टेड। तो कोई व्यक्ति मतलब जैसे है कि कोई व्यक्ति अपने वकील की मांग कर सकता है, ये है 22 ये वाला। कोई व्यक्ति अपने वकील की मांग कर सकता है। फिर गिरफ्तारी के समय मतलब वारंट दिखाना जरूर होता है। जो अगर मतलब वो केस नहीं होते, जो वारंट के केस होते हैं उसमें तो वारंट दिखाना पड़ता है। तो उसमें आपको विदाउट अरेस्ट, जो विदाउट वारंट अरेस्ट जो होता है उसमें तो नहीं आपको दिखाना, मतलब नहीं पुलिस दिखाएगी। जो आपके बहुत सीरियस ऑफेंस होंगे, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलब हमें दिखाना जरूरी है। छोटा मोटा जो अपराध है उसमें आपको दिखाना है, बट बड़े में तो नहीं दिखा। तो इसके लिए ये यहाँ पे फ्रीडम अगेन मतलब को जो आप अरेस्ट हो रहे हो उसके अगेंस्ट क्या क्या आपको मतलब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपको डिटेंशन कैसे किया जाए, कौन कैसे आप हो सकते हो, कैसे नहीं हो सकते हो, उसके लिए जो आपके आर्टिकल्स हैं। ओके, देखिए ये पोस्ट फैक्टो लॉ यहाँ अच्छे से डिफाइंड है कि ऑल पीपल लिविंग विद इन इंडिया, जो आपका ये था बी में था, 2B लिखा हुआ ना। तो ऑल पीपल लिविंग विद इन एरिया प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ एक्सपेक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन और डिक्लेयर एनी एक्टिविटी एक्शन अनलॉफुल एंड पनिशेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दिस मीन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी कमिटेड इन द पास्ट वेयर देयर वॉज नो लॉ प्रोहिबिटिंग दैट एक्शन। मैंने बोला ना कि अगर पुराना वो ऑफेंस ना हो और फिर उसने किया हो कुछ, तो इसके लिए है ये। और डबल जेओपार्डी देख लीजिए क्या है, फॉर द नो पर्सन में बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, देखा है ना, द रूल ऑफ डबल जेओपार्डी। तो डबल जेओपार्डी आप याद कर लो कि डबल जेओपार्डी में ये चीज़ें होती हैं। डबल जेओपार्डी का मतलब यही होता है कि एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। अगर पहले आपने वो सज़ा काट ली है तो आपको सिर्फ उसी क्राइम के लिए दोबारा सज़ा आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। ये आपके ये एक तरह से ये राइट्स हैं जो डिटेन होते हैं, जो कल्प्रेट होते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं, उनके लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। बिकॉज ये पूरे ही नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, मीन्स कि ये एकदम प्रॉपर मूल अधिकार है, ये सबके लिए है। ओके, सो आपका ये देखिए यहाँ एक डिटेल में फंडामेंटल राइट्स लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में भी कुछ डिटेल आपके लिए हैं कि फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड दिस कॉन्सेप्ट बी सस्पेंडेड इवन इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये पीरियड जो इमरजेंसी का पीरियड होता है उस समय भी आर्टिकल जो 21 है, जो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, जीवन जीने का जो अधिकार है, वो इमरजेंसी के प्रोविज़न में भी इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। अभी जब इमरजेंसी में पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो इसमें ये आप याद रखिए कि आर्टिकल 21 जो है उसमें किसी भी इमरजेंसी प्रोविज़न में भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटेन मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में एक मैग्ना कार्टा आया था, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, आप डिटेल में पढ़िएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। फिर ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका आर्टिकल 19 और 21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें आपका क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये आपका जो ये वाला है, ये आपका होता है आर्टिकल आपका है शोषण के विरुद्ध जो आपका अपराध है, ये आपका 23 है और 24 है, ठीक है। मतलब 2 राइट्स इसमें दिखा जो ये आपका जो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला, ये 23 है आर्टिकल और ये 24 है जो आपका ये वाला है, ठीक है। कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मतलब कि अब मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी जाएगी और ज़बरदस्ती श्रम करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद आपका ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
उसके बाद फिर आपका प्रोहिबिशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्ड मतलब जो 14 साल से कम है उन्हें की कोई खतरनाक जो कार्य है, खतरनाक श्रम है, बम मतलब बम इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें पटाखे बना रहे हैं या ऐसे जिसमें उनकी जान को खतरा है, तो 14 साल से ऊपर के ही लोग मतलब बच्चे कर सकते हैं, उनके नीचे नहीं, ठीक है। तो उनको कोई भी अगर नौकरी देता है, इस तरह के काम करवाता है हजार्डस और वो सब चीज़ें, या फिर ज़बरदस्ती लेबर करवाता है और उनकी मतलब ट्रैफिकिंग करता है, बेचता है, ख़रीदता है, तो ये सब जो हैं ये आपके आर्टिकल 23 और 24 में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। ये आपका है आपका 25 से लेके 28 तक है। ओके, ये आर्टिकल ये, और इसमें क्या है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है ना कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, तो ये आपका है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। ओके, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये आपका 26 में है, ये 25 में है आर्टिकल। फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी रीजन का आप मतलब कर जरूरी नहीं कि आप दें, और किसी भी धर्म को प्रमोशन की प्रमोट करने की आपके पास स्वतंत्रता भी है, 27 में है आपका। ओके, और नेक्स्ट आपका ये 28 में है, ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम एज इन फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन एजुकेशन। आप हो रहे हो नहीं हो रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मीन्स कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी फ्रीडम के लिए। नहीं होता है कि ज़बरदस्ती ये धर्म कबूलाया गया, वो धर्म कबूल किए करवाया गया, तो ये अगेंस्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है आपके। ओके, तो इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है, इन्फोर्सिबल है ये। And the state in secular, it can neither force its people to pay taxes for the welfare of particular religion, nor can it permit religious instruction in any educational institution which is wholly funded through government funds। ठीक है, ये मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लिखा है ना, it is important to note that the right to freedom of religion is actually the fundamental of secularism in India। ओके, जो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपके जो आर्टिकल 25 to 28 में दिए गए हैं, ये शुरू से ही हैं, ये इसको ऐड नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये तब से हैं। और बट सेकुलर वर्ड को 1976 में जोड़ा गया। तो सेकुलरिज्म पहले से ही थी इंडिया में, बट उस चीज़ को क्लियर करने के लिए सेकुलर वर्ड जोड़ दिया। अगर नहीं भी जोड़ा जाता फिर भी सेकुलर था इंडिया अपना। ओके, तो ये चीज़ें ये एक तरह से एविडेंस है। लोग बोलते हैं ना कुछ लोग कि नहीं ये सेकुलर वर्ड जोड़ा गया तब से सेकुलर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसको क्लियर करने के लिए जोड़ा गया, वो जो भी उसके एक डिस्प्यूटेड मैटर अभी भी आज तक है, बट फिर भी ये चीज़ें पहले से थी। हमारा जो था वो पंथ निरपेक्ष था, इसमें किसी भी धर्म को हमारा जो लॉ से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ कोई भी धर्म को एक ऊपर नहीं रखा गया। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो कितने भी मुस्लिम कंट्री है तो उनका एकदम मतलब इस्लाम उनका एकदम प्रॉपर धर्म है, वो सब सेकुलर नहीं है, बट ये सेकुलर है इंडिया अपना। ओके, तो ये है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर इंडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है। ये आपका जो राइट मेंशन है आपके कल्चर एंड एजुकेशन, ये आपके हैं आर्टिकल 21 से 21 है 31 है 21 से 31, ठीक है। तो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज। ओके, अल्पसंख्यकों वर्गों का हितों का संरक्षण है, इनके हितों का संरक्षण करना चाहिए, इनके कल्चर का, इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी संस्थाओं की स्थापना, उनका प्रबंध करने का अधिकार, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो भी अल्पसंख्यक मतलब भारत ये पूछता है कि अल्पसंख्यक को किस हिसाब से तय किया गया है, तो वो पूछ देगा कास्ट, जाति, धर्म, तो आप लिखेंगे संख्या, उनकी संख्या के अकॉर्डिंग। वो अल्पसंख्यक नाम से ही क्लियर है। पिछले साल के पेपर में पूछा भी था कि माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है, उनको किस चीज़ से शो किया जाता है, दिखाया जाता है कि माइनॉरिटीज़ कौन है, ये कैसे समझाया जाता है। तो किसी जाति धर्म से नहीं समझाया जाता। माइनॉरिटीज़ उन्हें समझाता है कि भारत की पॉपुलेशन में उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी लेस देन 50 है, या फिर जैसे हमारे में हिंदू धर्म को छोड़ के सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ओके, तो माइनॉरिटी यही होता है कि उनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक। ओके, इससे ये क्लियर हो जाता है जो आपका माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आपका जो आता है 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। 6 आपके पूरे हैं ना, आपके फंडामेंटल राइट्स है वो 6 हैं, तो ये लास्ट है। और ये एक तरह से आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, BR अम्बेडकर ने, ये है आपका आर्टिकल 32 में। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये आपका आर्टिकल 32 में है। ओके,
इसको आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। ये इसको B.R. अम्बेडकर जी ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनको निर्माता बोला जाता है, उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल 32 है हमारे संविधान के हृदय तथा आत्मा है। ठीक है, इसे बोला जाता है हार्ट एंड सोल। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो आपके पूरे फंडामेंटल राइट है, इसे प्रोटेक्ट करने का एक तरह से प्रोविज़न इसमें दिया गया। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल वेरी वेल टू टॉक अबाउट द वेरियस राइट द कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड अस, हाउएवर वी हैव मस्ट मीन्स ऑफ एनफोर्सिंग देम। दिस सेक्शन डिस्कस द रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरी एंड क्यू ओरेंटो एज रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपके हैबियस को जो रेट्स हैं, इनके थ्रू इनका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, और ये आपको मैं अलग क्लास में डिटेल, क्योंकि ये वाइड बड़ा है, तो इसे मैं आपको अलग क्लास में इसको समझाऊंगा। बट आपकी साफ साफ बात यही है कि आर्टिकल 32 के अधीन या मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए एक समुचित कार्रवाई द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा, मतलब एक तरह से उच्चतम न्यायालय द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है। उच्चतम 32 और आपका 2226 में भी ये हाई कोर्ट के द्वारा है एक तरह से। तो क्या लिखा कि जो यह मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाने के अधिकार की गारंटी भी देता है। ओके, तो ये एक तरह से गारंटी देता है, द पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड डिमांड हिज राइट। ये वर्ड याद रखिए। ओके, तो इससे ये चीज़ें क्लियर रहती हैं। उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 भी है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपका आर्टिकल 32 तक ही पढ़ना है। 12 आप 13 मैंने आपको बता ही दिया था। और उसके बाद ये आपके सारे, ये आपके जो आपको, जो मैं हिंदी में आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, इसमें वो चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूँगा। आर्टिकल 12 और 13 भी मैं मेंशन किया हूँ, और बाकी यहाँ तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ओवरऑल फंडामेंटल राइट। आपको अगर फंडामेंटल राइट्स में से कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और इसमें कुछ केस लॉ भी हैं। केस लॉ को मैं फंडामेंटल राइट्स की केस लॉ अलग से मैं मेंशन करूँगा। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं केस लॉ की लिस्ट ही आपको दे दूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए और बार बार दोहराए भी गए हैं, तो उनको भी मैं मेंशन कर दूंगा। और फंडामेंटल राइट देखिए बहुत बड़ा है, वो इतने इस एक क्लास या 2 क्लास में नहीं क्लियर होता है, ये टाइम लगता है इसमें, बट आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। और कुछ मैं MCQ आपको दे दूंगा, उससे आप क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, और एंट्रेंस ही एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। तो फिर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जा रही है, तो मैं आप इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी बोलने की स्पीड अगर आपको कम अगर मे भी लगती हो, तो आप स्पीड 1.25 स्पीड करके आप दे सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। ओके, तो ठीक है, फिर कीप इट अप गाइस, एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको पसंद आया तो, वरना डिसलाइक। थैंक यू सो मच।